सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। तो क्लास की शुरुआत करते हैं आज। तो आप सभी को पता है बेटा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का बैच शुरू किया है, इंडियन पॉलिटी, और इस पर हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को से शुरू किया था। ये वाला बैच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से हमने इसके क्लासेस शुरू करी थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने लास्ट में देखा था कि 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे, एक तो डिक्यूबर्ट प्लान था और एक माउंटबेटन प्लान था, ठीक है। तो उसी से आगे चलते हुए, अच्छा, आपने पिछली क्लास में ये भी देख लिया था कि हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ था। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है उसकी ठीक नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है जो कि है आपका संविधान का निर्माण, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ या फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर हम हिंदी में बोलें तो ये होगा संविधान का निर्माण। ठीक है, चलिए, तो यहीं से आज हम क्लास शुरू करेंगे। तो आप सभी को पता है पिछली क्लास में आपने देख लिया था कि संविधान सभा बन चुकी थी और हमने उस पर काफ़ी सारी बातें भी डिस्कस कर ली थी कि उसके कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल के रूप में सामने आई और किस तरीके से मुस्लिम लीग अपनी शर्तों पर कायम रही कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए, है ना। इस तरीके से सारी हमने बातें इस पर कर ली थी, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे वो संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें यही आता है बेटा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया, ठीक है। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया, ठीक है। अब ये जो भारत की संविधान सभा है ना, अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट को लिखें तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, आप सब जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी किस एक्ट के द्वारा या किस प्लान के द्वारा। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में इसकी हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि अगस्त ऑफर भी ठुकरा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, वो भी रिजेक्ट हुआ था। फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 इन सब के प्रेशर के बाद कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था, उसने सहमति दे दी थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान कब 1946 के अनुसार या के अंतर्गत किया गया है, ठीक है बेटा, के अनुसार या इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इस्टेब्लिश्ड। तो अगर हम इसके टोटल सेशंस की बात करें, ठीक है, कि इस सभा ने कितने अपने सेशंस बुलाए थे, कितने इसके सत्र थे, ठीक है, इसके कुल सत्र कितने थे, ठीक है। तो इसके जो कुल सत्र हुए हैं बेसिकली वो हुए हैं 11 सत्र, ठीक है। 11 इसके सेशन हुए हैं, मतलब इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट सेशन था, पहला जो सत्र था, पहला सत्र जो था वो हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 से 23 दिसंबर 1946 तक इसका पहला सेशन चला था, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, इसी के साथ साथ हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो इसकी पहली बैठक थी, ठीक है ना, इसी पॉइंट के अंदर समझा रहा हूँ मैं आपको। जो इसकी पहली बैठक थी, फर्स्ट जो मीटिंग थी, ठीक है, वो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि ये जो पहली बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर रखी है कि पहली बैठक में क्या क्या डिसाइड हुआ था, है ना। बट एक क्वेश्चन रह गया था। तो इस ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी काउंसिल चैम्बर, जिस स्थान का नाम है काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी हॉल इन दिल्ली, ठीक है। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जो हमारी संविधान सभा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड एट काउंसिल चैम्बर ऑफ लाइब्रेरी हॉल इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट सेशन तो हो गया इसका 9 से 23 दिसंबर के बीच में, ठीक है। जो इसका 11वां सेशन था, 11th सेशन जो था, ठीक है, 11th सेशन इसका ये हुआ था 14 से 26 दिसंबर 1949 को, ठीक है। ये इसका 11वां सेशन है, ठीक।
अब यहीं पर एक बात आती है कि इसका अंतिम सत्र कब हुआ, ठीक है। तो अगर इसकी जो अंतिम सत्र बोलें, क्योंकि देखो बेटा जब संविधान बन चुका था तो सबके सिग्नेचर भी चाहिए थे, ठीक है। तो हस्ताक्षर के लिए इन्होंने अलग से मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। तो हस्ताक्षर हेतु बुलाई गई बैठक, हेतु बुलाई गई बैठक, तो ये हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो उसके बाद जो सिग्नेचर हुए थे वो इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में हुए थे, ठीक है। देखिए ये सत्र है, ठीक है भाई, ये सत्र है और ये बैठक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 में इसका अंतिम सत्र हुआ था, या अंतिम बैठक हुई थी ये कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बनाऊंगा, आप नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इसी पॉइंट के साथ साथ हम और क्या समझ सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, ठीक है बेटा, ये 1946 था ना, हाँ। अब इसी पॉइंट पे हम आगे क्या समझ सकते हैं कि जो इस बैठक के बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो इस बैठक के बाद जो हमारी संविधान सभा है ना, वो एक तरीके से प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करने लग गई थी, ठीक है। कब तक? 26 जनवरी 1950, मतलब ये जो अंतिम सभा खत्म हो गई थी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जब तक हमारा संविधान बनता है, मतलब जनरल इलेक्शंस होते हैं जब तक, तो 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, इसने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया, ठीक है। प्रोविजनल पार्लियामेंट को हिंदी में कहेंगे अनंतिम संसद के रूप में इसने कार्य किया, ठीक है। अनंतिम संसद के रूप में कार्य किया कब से? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक है कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, जिसके प्रतिनिधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रांत के प्रतिनिधि, ठीक है, हमारी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वो था हैदराबाद, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बट अधिकांश आप देखेंगे कि बाद में सभी प्रांतों के लोग इस सभा में इंक्लूड हो चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इस पर। अब आपको इतना बैकग्राउंड तो पता ही है पहले से कि मैं इसको भी ओमिट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इतना बैकग्राउंड तो आप सभी को पता है कि भाई जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ, तो उसके बाद भारतीय संविधान सभा जो थी, ठीक है, भारतीय संविधान सभा, ठीक है, इसके मेंबर्स में कमी हो गई थी क्योंकि भाई कुछ लोग तो चले गए थे, है ना। तो इसीलिए जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने रह गए थे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो रह गए थे 299। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इस 299 में जो 229 सदस्य थे ये कहाँ से थे, तो ये थे प्रांतों से, प्रोविंसेस से थे, ठीक है। और जो बाकी के 70 सदस्य थे ये सभी के सभी कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट्स से थे, मतलब देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और ये कहाँ के थे? प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। 229। तो अब भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी रह गई थी? 299। कब? आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, डाइवर्जन या विभाजन, ठीक है। चलिए तो मैं इसको भी ओमिट कर लेता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस संविधान सभा ने काम क्या था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि संविधान को बनाना है। तो संविधान बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का गठन किया, ठीक है। कमिटीज़ का गठन किया गया, ठीक है, महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, ठीक है। तो सारी तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रमुख जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसको थोड़ा कैटेगोरिकल वे में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली समिति है वो है, आप भी नोट करते रहिएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, ठीक है। सेकंड कमिटी है, एक साथ लिखा दूंगा मैं, स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग
कमेटी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी को हम हिंदी में बोलेंगे संचालन समिति, संचालन समिति। तीसरी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी मतलब वित्त एवं कर्मचारी समिति, ठीक है, वित्त एवं कर्मचारी समिति। और चौथी थी एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम झंडा कमेटी, झंडा समिति, ठीक है। अब मैंने एक साथ इनको इसलिए लिखाया क्योंकि इन सब के जो चेयरमैन थे या इन सब के जो हेड थे या हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी इनका जिक्र आएगा, तो जिन जिन व्यक्तियों का जिक्र आएगा मैं उन्हीं के द्वारा हेडेड कमिटीज़ के बारे में आपको लिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ का गठन किया गया, क्यों? फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि क्या बन सके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। तो अभी तो हमने ये 4 बना लिखे हैं, अभी आगे भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहली है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दूसरी है स्टीयरिंग कमेटी, तीसरी है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और चौथी है फ्लैग, नेशनल फ्लैग कमेटी या आप झंडा समिति भी कह सकते हैं। और इन सब के हेड कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिटीज़ के बारे में, क्योंकि कमिटीज़ का पर क्वेश्चन आता है ना, कमिटीज़ पर क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट कमेटी लिखते हैं। नेक्स्ट है यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन, जस्ट अ मिनट, यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाएगा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है। सेकंड इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको बोला जाएगा संघ, ठीक है। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरी है स्टेट्स कमेटी, इट्स स्टेट्स कमेटी मतलब प्रांतीय कमेटी समिति, ठीक है, प्रांतीय समिति। और इन तीनों के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के प्रेसिडेंट बने तो उनकी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ लिख ली, नेहरू जी आगे चल के पीएम बने, उनकी हमने इंपॉर्टेंट कमिटीज़ लिख ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसी से आगे फोर्थ या अगला जो सेक्शन है उसी की लिख लेते हैं, फोर्थ लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको हिंदी में प्रारूप समिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे आप सभी को पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, ठीक है। और इसके जो हेड थे वो थे श्री KM मुंशी, KM मुंशी, ठीक है। इसके बाद जो कमेटी आई वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अभी कमेटी नहीं थी, सब कमेटी थी, ठीक है, सब कमेटी, ठीक, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। तो यह है मूल अधिकार के लिए उप समिति, इसको हिंदी में बोलेंगे मूल अधिकार के लिए, मूल अधिकार के लिए उप समिति। आपको ये नोट भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और आते भी हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स
सब कमेटी जो है, तो इसके जो हेड थे वो थे GV मावलंकर, GV मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट क्यों है ये, एक बार आप लिख लीजिए इनको, ठीक है। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। संविधान सभा कार्य समिति इसको कह सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा कार्य समिति, ठीक है। तो जो इसके हेड थे वो थे संविधान सभा कार्य समिति के हेड। अच्छा एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो GV मावलंकर हैं वो इसके हेड नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब आराम से कर लेते हैं इसको। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी है, तो इसके जो हेड हैं वो है JB कृपलानी, JB कृपलानी, ठीक है। और कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा कार्य समिति के जो हेड है वो है GV मावलंकर, ठीक है, GV मावलंकर, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आती है एट्थ है हमारी माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों की के लिए उप समिति, ठीक है। अभी हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको इंग्लिश में लिखूंगा, बट आप हिंदी में नोट कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के लिए उप समिति, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के लिए उप समिति, तो इसके जो हेड थे वो थे HC मुखर्जी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। बाद में KM मुंशी भी इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। JB कृपलानी भी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो इसलिए इनकी जो इनके द्वारा हेडेड की गई जो दूसरी कमेटी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी थे, ठीक है, ये लोग, ठीक है। और आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा हेडेड की गई जो कमेटी है उसको भी हम इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट GV मावलंकर, ठीक है। अब GV मावलंकर के बारे में एक अलग से फैक्ट भी हम नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इतना नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो BR अम्बेडकर थे, इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, इसलिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। JB कृपलानी इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पॉलिटी में, तो इसलिए ये कमेटी के हेड भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब SC मुखर्जी को आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं GV मावलंकर के ऊपर, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, जब हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस, जस्ट अ मिनट, बड़ी दिक्कत होती है और लिखने में ना, सही। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया था तो उस समय, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक एक्स्ट्रा पावर और दी गई थी, ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 2 फंक्शन कर रही थी, ठीक है। पहला फंक्शन तो ये था कि इसको संविधान का निर्माण करना है, ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का इसको क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। और साथ साथ दूसरा जो फंक्शन था इसको ऑर्डिनरी साधारण नियम भी बनाने हैं, ऑर्डिनरी या साधारण कानून भी बनाने हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज भी इसको फ्रेम करने हैं। तो जब इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा ये शक्ति भी मिल गई कि अब ये ऑर्डिनरी लॉज भी क्या कर सकता है, पारित कर सकता है, तो इसीलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम है ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, ठीक है। विधायिका का निर्माण भी ये करेगी, ठीक है, विधि का निर्माण भी ये करना शुरू कर देगी, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से अब होता क्या था कि ये 2 फंक्शन हो गए, एक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना और दूसरा है ऑर्डिनरी लॉज को भी इसको क्या करना है, बनाते रहना है। तो ये जो दोनों फंक्शंस होते थे, तो इनकी जो बैठकें होती थी वो सेपरेट डेज में होती थी, ठीक है, अलग अलग दिन में ये क्या करते थे, अपनी मीटिंग्स करते थे, ठीक है। तो जिस दिन ये संविधान के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिस दिन ये संविधान के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उस दिन संविधान सभा के जो चेयरमैन थे वो कौन थे,
आप सभी को पता है, हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये उसके क्या माने जाएंगे, हेड माने जाएंगे, ठीक है। बट जिस दिन वो ऑर्डिनरी लॉज पर डिस्कस करेगी हमारी संविधान सभा, ठीक है, तो उस दिन जो चेयरमैन होंगे, संविधान सभा के, वो माने जाएंगे जी वी मावलंकर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों काम, ये जो लेजिस्लेटिव का काम भी, मतलब नियम बनाने का काम भी, और संविधान का निर्माण करने का काम भी, ठीक है, ये जो काम है ये 26 नवंबर 1949 तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा। तो इसीलिए जीवी मावलंकर भी क्या हो जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। वैसे कमिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट हमको सारी कमिटीज़ थोड़ा ना लिखनी है, ठीक है, हमको इंपॉर्टेंट लिखनी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब संविधान सभा ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी करे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी एक, कि इंपॉर्टेंट वर्क्स या इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, संविधान सभा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि बेटा इन्होंने नेशनल फ्लैग को अपनाया था, है ना भाई, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग को अपनाया था कब, 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। दूसरा है दे अडॉप्टेड नेशनल एंथम, ठीक है। आप सभी को पता है राष्ट्रगान जिसको कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो ये है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग भी इन्होंने अडेप्ट किया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, ठीक है। और इन्होंने ही 24 जनवरी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, 24 जनवरी 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी आप लिख लीजिए। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉमनवेल्थ की सदस्यता की मेंबरशिप की अभिपुष्टि की गई थी, ठीक है। अभिपुष्टि का मतलब हुआ रेटिफिकेशन करना, ठीक है। बस ये इसका लास्ट पॉइंट था, ठीक है। चलिए, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जब आपने ये देखा कि भाई अब संविधान सभा जो है वो लेजिस्लेचर का भी काम कर रही है ना, ऑर्डिनरी लॉज को भी बना रही है, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, तो इसीलिए हम संविधान सभा को देश की पहली संसद भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देश की पहली संसद का कार्य इसी ने ही किया था। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो पहली बात यह है कि इसका गठन कब हुआ था, है ना, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 19
1947 में। ठीक है, इसका टास्क क्या था, मुख्य कार्य का क्या था, इसका टारगेट क्या था? तो इसका मुख्य कार्य ये था कि टू प्रिपेयर ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। ठीक है, टू ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको एक ड्राफ्ट तैयार करना था जिसके ऊपर डिस्कशन हो, है ना, जिसके द्वारा हम आगे चल के संविधान बनाने में हमको हेल्प मिल सके। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कितने थे? तो आप सभी को पता है इसके मेंबर्स थे 7। ठीक है, कौन कौन से थे? पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि इस समिति के क्या थे, चेयरमैन भी थे। ठीक है, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे व्यक्ति अलायदी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ थे डॉक्टर के एम मुंशी। फिफ्थ थे सैयद मोहम्मद सौदाला, सैयद मोहम्मद सौदाला। ठीक है, सिक्स्थ थे बी एल मित्र, MITTER। अब बी एल मित्र के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअली इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, अपनी बीमारी की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर लिया था। ठीक है, तो इनकी जगह पे जो नए मेंबर आए थे जो माने जाएंगे, वो माने जाएंगे एन माधव राव। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एन माधव राव। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने बीमारी के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी से रिज़ाइन किया था? तो वो थे बी एल मित्र, और उनको रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। ठीक है, नेक्स्ट है 7th लास्ट मेंबर इस कमेटी के, वो थे DP खेतान। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, कारण ये है कि इनकी 1948 में, ठीक है, ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिस कारण जो अगले मेंबर बने वो बने, इनको जो रिप्लेस किया वो किया था TT कृष्णामाचारी ने, कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम संविधान का निर्माण देखें तो ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी के ही ऊपर थी। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल देखें कि संविधान जो कि 1950 में लागू हुआ, ठीक है ना, तो अगर ओवरऑल देखें तो संविधान को बनने में जो समय लगा था, ठीक है, संविधान को बनने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह, मतलब 11 मंथ और 18 दिन। संविधान तैयार होने में टोटल समय इतना लगा था। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर 60 देशों के संविधान से, ठीक है, चीज़ों को इंस्पायर करके लिया गया था। ठीक है, अपने संविधान में डाला गया था। और यहाँ पर जो कुल खर्च आया था संविधान को बनाने में, वो आया था 64 लाख रुपीज़ का, 64 लाख या 64 लाख। ठीक है, इतने रुपए का क्या आया था, कुल खर्च आया था। ठीक है, तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करेगी, है ना, और ड्राफ्ट करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स क्या करेगी, संविधान सभा के सामने पेश करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में और आगे लिखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रथम प्रारूप था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रथम प्रारूप का मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट जो था, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तैयार हुआ था, वो पेश किया गया था फरवरी 1948 को। ठीक है, इस दिन ये क्या हुआ था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, प्रकाशित किया गया था। और यहाँ पर लोगों को
8 महीने का या 8 माह का समय दिया गया था इस पर विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, विचार विमर्श के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। ठीक है, ताकि आपके तरफ से क्या क्या डिस्कशन, मतलब क्या क्या इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, कौन सी चीज़ पर डिस्कशन करना है, तो उन सारे समय, उन सब के लिए जो समय दिया गया था वो क्या दिया गया था, 8 मंथ का। ठीक है, दूसरा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सेकंड ड्राफ्ट है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम द्वितीय प्रारूप, ठीक है, सेकंड ड्राफ्ट, ठीक है, वो दिया गया था अक्टूबर 1948 में, ये पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ठीक, और इस पर, इस प्रारूप को याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है समझने का कि इस प्रारूप को, ये जो प्रारूप है इसके लिए जो समय लगा था, ठीक है, इसका जो समय था ये हुआ था 6 मंथ से कम, और टू बी प्रिसाइसली अगर प्रॉपरली देखा जाए तो 141 डेज में, ठीक है, हम बोल सकते हैं लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम समय लगा था इस ड्राफ्ट को बनाने में। ठीक है, ठीक, और डिस्कशन के लिए जो समय दिया था, विचार विमर्श के लिए जो सेकंड प्रारूप है, विचार विमर्श के लिए जो समय दिया था वो दिया गया था मात्र 5 दिन का। ठीक है, 5 दिन का यहाँ पे समय दिया गया था सभा के द्वारा। ठीक है, और ये जो सॉरी 5 दिन का नहीं, इसमें नहीं है 5 दिन का, ठीक है, आप इसको ओमिट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो समय है वो यही है कि जो सेकंड प्रारूप है इसको बनने में 141 डेज का समय लगा था। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड प्रारूप है या थर्ड ड्राफ्ट जो है, ये अंतिम प्रारूप था। ठीक है भाई, अंतिम प्रारूप था या लास्ट ड्राफ्ट था। तो इस थर्ड ड्राफ्ट की रीडिंग की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रीडिंग थी, थर्ड ड्राफ्ट की जो फर्स्ट रीडिंग थी वो हुई थी आपकी 4 नवंबर 1948। फर्स्ट रीडिंग मतलब प्रथम वाचन जिसको हम कहेंगे, तो ये हुआ था कब, 4 नवंबर 1948। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जितनी भी धाराएं हैं, है ना, जितने भी क्लॉज हैं, उन सब के बारे में डिटेल इन्होंने डिस्कशन किया था संविधान सभा के सामने। ठीक है, तो फर्स्ट वाचन जो है थर्ड ड्राफ्ट कमेटी का, ठीक है, थर्ड ड्राफ्ट का, वो 4 नवंबर 1948 को शुरू किया गया था। ठीक है, और इस वाचन पर डिस्कशन के लिए जो समय था, समय जो सभा को दिया गया था, सभा को जो समय दिया गया था विचार विमर्श के लिए, वो था 5 दिन का। ठीक है, और इसके बाद जो इन्होंने अमेंडमेंट या जितने भी इन्होंने प्रपोजल्स दिए, ठीक है, तो वो कब हुआ था आपका, 9 नवंबर 1948 में, मतलब 5 दिन के बाद ये फर्स्ट रीडिंग इसकी हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गई थी, इसकी अंतिम प्रारूप की या थर्ड ड्राफ्ट की। ठीक है, इसी के बाद इसकी सेकंड रीडिंग शुरू होगी, मतलब द्वितीय वाचन होगा। ठीक है, सेकंड रीडिंग या सेकंड वाचन इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ था हमारा 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, सॉरी 1949 तक। ठीक है, ठीक है, और इसके दौरान लगभग 7,653 अमेंडमेंट मतलब संशोधन प्रपोज किए गए। ठीक है, और लगभग 2,473 क्लॉज पर डिस्कशन था यहाँ पे, है ना। ठीक, तो इन पर क्या हुई, चर्चा हुई या विचार विमर्श किया गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय इस पर लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, जो इसकी थर्ड रीडिंग थी, थर्ड रीडिंग जिसको हम अंतिम वाचन भी कह सकते हैं। ठीक है, अंतिम वाचन भी कह सकते हैं। तो ये हुई थी आपकी 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949
1949 को की गई थी, ठीक है। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, सभा द्वारा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा ड्राफ्ट को पास कर दिया गया था, ड्राफ्ट को पास कर दिया गया था, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। और यहाँ पर फिर हस्ताक्षर किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे संविधान के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे सदस्य और साथ साथ प्रेसिडेंट के भी हस्ताक्षर थे। तो आउट ऑफ 299 मेंबर्स, भाई 299 सदस्य थे ना हमारे पास, तो 299 नहीं आए थे, इनमें से 284 के साइन यहाँ पर इस संविधान के ऊपर किए गए हैं, 284 के साइन, ठीक है। अब ये जो 26 नवंबर है ये इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, कारण क्योंकि यही डेट क्या है, प्रियम्बल में मेंशन है। आप सभी को मैंने बताया था कि प्रियम्बल कौन था, क्या था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था उसी को आगे चल के प्रियम्बल कहा गया था। प्रियम्बल में कौन सी डेट लिखित है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी दिन जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, और लागू तो नहीं हुआ था, ये बन चुका था, पूर्ण रूप से पास हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर इस संविधान में क्या क्या था, एक प्रियम्बल था जिसके 22 भाग थे, और 395 इसमें आर्टिकल्स थे, और 8 इसमें क्या थे, शेड्यूल्स थे, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग, ठीक है। अब क्योंकि ये पास हो चुका था, हमारा संविधान का जो ड्राफ्ट है वो पास हो चुका था संसद में 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसी के बाद, क्योंकि इस ड्राफ्ट पर सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो B.R. अम्बेडकर जी को जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा इनको जो टाइटल दिया गया है वो है चीफ आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन इनको यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि डेजिग्नेशंस या टाइटल दिए गए थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। अब होता क्या है कि संविधान तो बन चुका है, संविधान दिवस के रूप में हमारा 26 नवंबर 1949 मनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन संविधान के ड्राफ्ट को संविधान सभा ने हस्ताक्षर के साथ साथ पास किया था, और टोटल हस्ताक्षर हुए थे 284, जबकि 299 लोग थे, ठीक है। तो कुछ लोग उस दिन क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका इन्फोर्समेंट हुआ था, ठीक है, इनैक्टमेंट जो इसका जो लागू किया गया था, तो लागू करना ये एकदम से ऐसे नहीं है कि ठीक 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ है, ठीक है। इसके कुछ प्रावधान या कुछ आर्टिकल्स पहले ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि 26 नवंबर को इस पर ये पास हो गया था ना, तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जो आर्टिकल लागू कर दिए गए थे वो थे आर्टिकल्स, में आर्टिकल्स की संख्या लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 5, 6, आर्टिकल 7, 8, 9, ठीक है, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 366, ठीक है, आर्टिकल 379, अच्छा इससे पहले आर्टिकल 367, फिर है 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393, ये सब के सब किस दिन लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे, ठीक है। बट क्योंकि इस ड्राफ्ट का या इस संविधान का जो प्रमुख भाग है ना, जो मेजर पोर्शन है, प्रमुख भाग है, वो किस दिन लागू हुआ था, ये लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम इस दिन को ही क्या मानते हैं, अपना रिपब्लिक डे मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे इज़ डिफरेंट और कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस अलग है,
ठीक है। तो 26 जनवरी 1950। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? यह पहला बात तो यह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और इसकी क्या है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1930 को, है ना, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में या लाहौर का जो सत्र था, ठीक है, एक प्रस्ताव जारी किया गया था। ये प्रस्ताव दिसंबर 1929 में जारी हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रस्ताव की डिमांड के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस 26 जनवरी की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, तो इसीलिए 26 जनवरी को ही इन्होंने क्या करा था, संविधान का प्रमुख भाग लागू कर दिया था। तो इसी दिन से संविधान लागू हुआ है और इसको रिपब्लिक डे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ आया होगा। ये पूरा का पूरा है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसको तो हिस्ट्री की तरह ही पढ़ना था हमने, डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा बहुत हमने फैक्ट भी देखे, ठीक है। तो अब जो अगली क्लास होगी वो शुरू हो जाएगी अब कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमारा देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया ना, हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो अब जो हम करेंगे वो सबसे पहले करेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई फीचर क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। जितने भी भाग हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज की क्लास इतनी ही चलेगी, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है, बट आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा उस पर, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ सारे शब्द है ना, तो उसको आप नोट करते रहिए, ठीक है। सो